नमस्ते। इकोनॉमिक्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर राजीव और बात करूंगा भारत में आर्थिक नियोजन का, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। प्लानिंग का अर्थ आप समझते हैं, नियोजन। नियोजन से तात्पर्य है प्रमुख आर्थिक निर्णय करना, जिसमें एक अर्थव्यवस्था का गहन जांच पड़ताल करके और एक निर्धारक सत्ता द्वारा यह निर्णय करना कि अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन किया जाए और उसका बंटवारा किस प्रकार किया जाए। आर्थिक नियोजन को हम दो चरणों में बांट सकते हैं। पहला है स्वतंत्रता के पूर्व का आर्थिक नियोजन और दूसरा है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का आर्थिक नियोजन। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व का आर्थिक नियोजन क्या है? श्री एम विश्वेश्वरैया ने 1934 में एक पुस्तक लिखी, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। इस पुस्तक में योजना की प्रथम रूपरेखा उन्होंने रखी थी। बाद में 1938 ईस्वी में श्री जवाहरलाल नेहरू ने की अध्यक्षता में एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई और उस प्लानिंग कमेटी के अध्यक्ष श्री जवाहरलाल नेहरू थे। उनके द्वारा एक योजना बनाई गई और उसके बाद एक एक कर 3 मसौदे बनाए गए जो भारत के आर्थिक विकास के लिए अपने अपने दृष्टिकोण थे। पहला 1943 में बम्बई योजना। बम्बई योजना में बम्बई के 8 प्रमुख उद्योगपतियों ने भारत के आर्थिक विकास के लिए, भारत के आर्थिक नियोजन के लिए एक प्लानिंग तैयार की। उस नियोजन के तहत 15 वर्षों में कुल 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई गई और इस योजना को बम्बई योजना के नाम से जाना जाता है। दूसरी जो योजना थी वह गांधीवादी योजना थी। 1944 में ही आचार्य श्री मन्ना नारायण अग्रवाल द्वारा देश के आर्थिक विकास की गांधीवादी योजना प्रस्तुत की गई। यह योजना पूर्ण रूपेण आदर्शवादी योजना थी, जिसमें व्यय कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित नहीं करके और उसकी जो योजना अवधि है, कितने दिनों के अंदर ये योजना पूरी होगी, उसका कार्यकाल कितना होगा, समयावधि कितनी होगी, उस पर फोकस किया गया। इसीलिए इसको कहते हैं कि यह एक आदर्शवादी योजना थी, जिसमें इस बात का ध्यान रखा गया था कि विकास कार्यक्रम को छोड़ करके विकास कार्यक्रमों पर फोकस करने के बजाय समय अवधि पर ध्यान दिया गया था। और तीसरी जो योजना थी स्वतंत्रता के पूर्व आर्थिक नियोजन की, वह थी जन योजना। 1945 में इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर की ओर से M.N. राय ने जन योजना प्रकाशित की। यह योजना 10 वर्ष की अवधि के लिए बनाई गई थी तथा इसके अंतर्गत कुल 15,000 करोड़ रुपए व्यय करने की योजना थी। किसी भी योजना को व्यवहारिक रूप देना संभव नहीं हो पाया क्योंकि भारत गुलाम था, आप जानते हैं, और हुकूमत किसी भी ऐसे योजना को सहयोग करने के लिए तैयार नहीं होती थी जिससे इस देश का विकास हो, या इस देश के विकास के लिए कभी अंग्रेजी हुकूमत ने रुचि नहीं दिखाई, जिसके कारण उपरोक्त तीनों योजनाएं
व्यवहारिक रूप से धरातल पर नहीं उतर पाई। दूसरा पक्ष है इसका स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के भारत के आर्थिक नियोजन का। 1950 में स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में देश के भौतिक, पूंजीगत एवं मानवीय साधनों को आंकने के लिए, इनके आधार पर आर्थिक विकास की योजना बनाने के लिए योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई, जो हाल के दिनों तक जिसका अस्तित्व कायम था। अब वह प्लानिंग कमीशन वर्तमान सरकार में नीति आयोग में कन्वर्ट हो चुका है, आप जानते हैं। उस योजना आयोग की रूपरेखा उन्होंने तैयार की और योजना आयोग ने अपनी स्थापना के 15 महीनों के बाद जुलाई 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा सरकार के सामने ला करके रख दी। सरकार जब पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा को समझने का प्रयास की तो तत्कालीन सरकार को लगा कि इस देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए, इस देश के लोगों के आर्थिक विकास के लिए, इस देश की जो बड़ी और भयावह समस्याएं थी, उन समस्याओं के समाधान के लिए पंचवर्षीय योजना सबसे अच्छी योजना है और इसी को मूर्त रूप दे करके इस देश की और भारत की अर्थव्यवस्था की आर्थिक समस्याओं के समाधान की योजना बनाई गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 को हुआ। तब से लेकर आज तक 13 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी है। वर्तमान में 13वीं पंचवर्षीय योजना का आप अध्ययन करेंगे तो आपको 1 अप्रैल 1951 से चली आ रही पंचवर्षीय योजनाओं के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी इस देश के अंदर की जो मूल भूत समस्याएं हैं, जो बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी है, भारत के लोगों के सामने जो बड़ी समस्याएं हैं, उन समस्याओं से आज भी निजात नहीं मिल पाया। आप उन योजनाओं को क्रमवार समझ सकते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 को हुआ और 31 मार्च 1956 को समाप्त हो गया। जैसा कि नाम है पंचवर्षीय योजना, प्रत्येक अगले 5 वर्षों तक यह चलती है और यह क्रम चलता रहता है। दूसरा 1 अप्रैल 1956 को शुरू हुआ और 31 मार्च 1961 को समाप्त हो गया। अगले 5 वर्षों को आप ऐसे ही जोड़ते चले जाएं। योजना आयोग ने क्या किया? योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ। आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, आप जानते हैं, परंतु साधारणतया कामकाज एक उपाध्यक्ष की देखरेख में होता है। इसलिए इसकी सहायता के लिए आयोग में प्रधानमंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष के अलावे 8 सदस्य होते हैं। इसका कार्य क्या था? फंक्शन ऑफ प्लानिंग कमीशन क्या होता है? योजना आयोग का प्रमुख कार्य है देश के भौतिक, पूंजीगत एवं मानवीय संसाधनों का अनुमान लगाना, जैसा कि नाम से भी परिभाषित होता है। योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। दूसरा था राष्ट्रीय संसाधनों का अधिक से अधिक प्रभावी व संतुलित उपयोग हो सके। तीसरा था प्राथमिकता के आधार पर, योजना के विभिन्न चरणों में प्राथमिकता के आधार पर संसाधनों का आवंटन करना। चौथा था आर्थिक विकास में बाधक परिस्थितियों के कारण उसको दूर करने का प्रयास। जो परिस्थितियां बाधक बनकर आती थी
उसको दूर करने का भी कार्य योजना आयोग का था। 5वां था योजना के प्रत्येक चरण में उसके द्वारा होने वाली प्रगति की समीक्षा करना है कि मैंने इस 5 वर्षों में क्या खोया, क्या पाया, कितनी प्रगति की, विभिन्न क्षेत्रों में विकास का दर क्या था, जो निर्धारित दर तय किए गए थे क्या हम उसको प्राप्त कर पाए कि नहीं, टारगेट को अचीव कर पाए या नहीं, लक्ष्य की प्राप्ति में हम कहाँ तक पहुँचे, कितनी दूरी हमने तय की, किस किस क्षेत्र में हमारी कमियाँ रही, कहाँ हम आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। ऐसे विभिन्न विषयों पर समीक्षा करना और फिर आने वाली जो पंचवर्षीय योजना है, दूसरी, तीसरी, 5वीं, 8वीं, जो भी कमिंग 5th ईयर प्लान होते हैं, उसमें उन कमियों को समीक्षा के क्रम में जो कमियां आई, उन कमियों को दूर करने के लिए अगले कार्यक्रमों में, अगले पंचवर्षीय योजना में उसको दूर करने का प्रयास करना। इसका लक्ष्य क्या था? पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था या उद्देश्य क्या था? निश्चित लक्ष्यों या उद्देश्यों के सम्मुख भारत के नियोजन के कार्यक्रम को आरंभ किया गया था। यही तय किया गया था कि हम निश्चितता के साथ इसको मूर्त रूप देंगे। क्या अल्पकालीन कार्यक्रम के माध्यम से उसका समाधान हो सकता था, या पंचवर्षीय योजना जैसे दीर्घकालीन कार्यक्रमों के माध्यम से उन समस्त समस्याओं का समाधान किया जा सकता था? ऐसे विषयों पर गंभीरता से विचार करने के लिए योजना आयोग ने अपने लक्ष्य और उद्देश्य के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। यह कार्यक्रम दीर्घकालीन योजना थी और इसके तहत चलने वाली सारी योजनाएं समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समान उद्देश्य से चलाए जाने वाले कार्यक्रम थे, जबकि अल्पकालीन लक्ष्य विशिष्ट होते हैं। इस प्रकार के नियोजन के उद्देश्य दीर्घकालीन होते हैं, जबकि योजना विशेष उद्देश्य अल्पकालीन अथवा योजनावार होते हैं। वस्तुतः अल्पकालीन लक्ष्य वे उपकरण होते हैं जिनको अपने कार्यक्रमों के माध्यम से या जिनके माध्यम से दीर्घकालीन लक्ष्यों को प्राप्त किए जाते हैं और दीर्घकालीन उद्देश्य नियोजन के अंतिम परिणाम होते हैं। हम जब अल्पकालीन कार्यक्रमों को मूर्त रूप देते हैं और प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं के समाधान की योजना बनाते हैं, तो वह दीर्घकालीन उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। इसलिए हम अल्पकालीन कार्यक्रमों को भी प्राथमिकता देते हैं ताकि दीर्घकाल में हमारी जो योजनाएं हैं वो अल्पकालीन कार्यक्रमों के माध्यम से भी उसमें सहयोग प्राप्त किया जा सके। भारतीय नियोजन के कुल मूलभूत सामान्य दीर्घकालीन उद्देश्य क्या थे? भारत के आर्थिक विकास की दर में वृद्धि करना या आर्थिक विकास के दर में वृद्धि करने की पहली योजना थी इंक्रीज इन रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उपनिवेशिक शोषण के फलस्वरूप चूंकि लंबे समय तक भारत गुलाम रहा, तो उपनिवेशवाद समाप्त होने के बाद भारत की अविकसित पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था के सामने जो समस्याएं थी, उन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार को और इस देश की अर्थव्यवस्था को गंभीरता से विचार करना उसकी मजबूरी हो गई थी। और देश के सामान्य रहन सहन का स्तर बहुत ही निम्न हो चुका था। यहाँ के लोग बहुत निचले स्तर के जीवन जी रहे थे। इसलिए राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के द्वारा लोगों के रहन सहन को ऊपर उठाने के लिए विकास, आर्थिक विकास के दर में वृद्धि करने की योजना अपनाई गई कि हम आर्थिक विकास में वृद्धि करेंगे तो यहाँ के लोगों के, सामान्य लोगों का या सामान्य जनमानस का रहन सहन का स्तर ऊपर उठ पाएगा। दूसरा था सामाजिक आर्थिक न्याय। सामाजिक क्षेत्र में हमारे संविधान के निर्देशक
सिद्धांतों में न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बड़ी प्रमुखता से चर्चा की गई है और इसे आधारभूत राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में स्वीकार करना भी चाहिए। इसी निर्देशक सिद्धांत के अधीन सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की परिकल्पना की जा सकती है, क्योंकि भारतीय नियोजन में एक दीर्घकालीन उद्देश्य के रूप में अपनाया गया जो कार्यक्रम था उसको मूर्त रूप देने के लिए सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की कल्पना ज्यादा प्रभावी थी। देश के प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना, उसकी सुरक्षा, क्योंकि देश में प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना काफ़ी आवश्यक थी। अपनी सहायता स्वयं करने में असमर्थ स्त्रियों, बच्चों, विकलांगों, दुर्बल, रोगियों, दुखित और पीड़ित लोगों आदि का विशेष ध्यान रखने का कार्यक्रम उसकी योजना थी। समाज के पिछड़े तथा कमजोर वर्ग के लोगों का ध्यान रखना, आर्थिक एवं सामाजिक समानता की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना, क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना, भाषा भेद जैसी कमियों को दूर करना, कुछ व्यक्तियों या परिवारों के आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोकना, ऐसे कई प्रमुख उद्देश्यों को लेकर योजना आयोग काम कर रही थी। आर्थिक स्थिरता के दृष्टि से भी कई कार्यक्रमों को मूर्त रूप दिए जाने की तैयारी हो चुकी थी। आर्थिक नियोजन का एक अन्य प्रमुख उद्देश्य था अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाना, क्योंकि अंग्रेजी शासन के शोषण ने इसको अस्थिर कर दिया था, फ्लक्चुएशन हो रहा था और उसे बनाए रखने के लिए आर्थिक स्थिरता को लाना बहुत आवश्यक था। आर्थिक स्थिरता से तात्पर्य था अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर, वेतन, लाभ आदि की दरों को सुनिश्चित करना और देश के अंदर जो अदृश्य बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी जैसी भयावह समस्याएं थी, उन समस्याओं के समाधान के लिए सही ढंग से अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला करके और उन समस्याओं के समाधान करना, ताकि जनसाधारण को सामान्य जीवन स्तर प्राप्त हो सके या उसके लिए सामान्य जीवन स्तर को सुनिश्चित करने की योजना बनाई गई थी। रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने की योजना बनाई गई। रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने से इस देश के लोगों को रोजगार के नए अवसर प्रदान होते, क्योंकि रोजगार जब तक उपलब्ध नहीं होगा तब तक अर्ध और अदृश्य बेरोजगारी को दूर करना हमारे बस की बात नहीं थी। इसलिए अदृश्य बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमारी योजनाओं का एक प्रमुख उद्देश्य रहा। 7वीं योजना में रोजगार में वृद्धि को प्रमुखता दी गई और प्रमुखतम उद्देश्यों में एक उद्देश्य उसको बिठाया गया, विनियोग आय के अनुपात में वृद्धि करना, क्योंकि जिस अनुपात में यहाँ के लोगों को आय प्राप्त होती थी उस अनुपात में विनियोग को बढ़ाना था, क्योंकि जब तक विनियोग नहीं बढ़ेगा तो आय के नए रास्ते नहीं खुलेंगे। इसलिए इन्वेस्टमेंट को डेवलप करने की भी योजना थी, ताकि जितना अधिक विनियोग होगा उतना अधिक लाभ होगा, देश की उत्पादन क्षमता में उतनी अधिक वृद्धि होगी। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि भारत में आर्थिक नियोजन के ये 2 चरण रहे। पहले चरण में 3 योजना बनाई गई थी और वो तीनों योजना व्यवहारिक रूप से धरातल पर नहीं आ पाई। आज़ादी के बाद भारत में जो आर्थिक नियोजन हुआ उसके परिणाम स्वरूप काफ़ी हद तक इस देश की अर्थव्यवस्था ने, यहाँ की सरकारों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में काफ़ी हद तक
कामयाबी हासिल की। बावजूद इसके इतने लंबे कालखंड के बाद भी, 70 वर्षों के बीत जाने के बाद भी हम सब लोग आज तक वहाँ नहीं पहुँच पाए हैं जहाँ हमको पहुँचना चाहिए था। अगले चर्चा में हम लोग इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।